नमस्कार दोस्तों। सच्चा प्रेम किसी से हमेशा अपेक्षा करना नहीं होता, बल्कि बिना कुछ कहे एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण व्यक्त करना होता है। चलिए सुनते हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी, प्यार की पराकाष्ठा। क्या ये पहले से तय होता है कि जीवन रूपी यात्रा में हमें कौन कहाँ मिलेगा, कितनी दूर तक साथ चलेगा? हम भविष्य की योजनाएं मानो यूं बनाते हैं जैसे सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार ही तो चलना है, पर एक अदृश्य हाथ बड़ी खामोशी और बिना किसी पूर्व चेतावनी के सब कुछ उलट पलट कर देता है। स्कूल खत्म कर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया था, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में। एक चुनौती पार कर ली थी मैंने। वही यूनिवर्सिटी के दफ्तर के बाहर ही मेरी मुलाकात अर्पित से हुई। उसे भी वही दाखिला मिला था, विषय भी एक ही था और हमारी परेशानी भी। हॉस्टल में सीट नहीं मिल रही थी। उसके माता पिता आगरा में रहते थे। मेरा घर तो दिल्ली में ही था, पर कॉलेज से 30 किलोमीटर की दूरी पर। मुझे सार्वजनिक परिवहन में न आना पड़े, इसके लिए पापा ने कार भी लाकर दी थी। पर हर रोज 30 किलोमीटर शाम को थक कर आता और फिर इतनी देर गाड़ी चलाता, तो फिर पढ़ाई कब करता? कोशिश करने पर कॉलेज के पास ही हमें 2 कमरे वाला एक फ्लैट किराए पर मिल गया। खाना बनाने के लिए एक बाइक का प्रबंध भी हो गया। पढ़ना लिखना, खाना पीना सब संग होने के कारण मेरी और अर्पित की अच्छी मैत्री हो गई थी। सीधा और सरल अर्पित अपनी धुन का बहुत पक्का था। उसके माता पिता बहुत धनी नहीं थे, पर उन्होंने बेटे में संस्कार अच्छे डाले थे। सबसे बड़ी बात ये कि वह जिंदा दिल और खुशमिजाज था। उसका अपना कोई भाई बहन न होने के कारण वह अपने मन की हर बात मुझसे कहता। मुझे उसने अपने प्यार के बारे में भी बताया। मीरा भी आगरा की ही रहने वाली थी और दिल्ली के एक कॉलेज में वकालत कर रही थी। उनका सप्ताहांत संग ही बीतता। 1-2 बार मुझे भी साथ ले गए। पापा ने मुझे विदेश से एक कैमरा लाकर दिया था। उससे मैंने इन दोनों की 2-3 फोटो भी ली थी। अर्पित के माता पिता इस विवाह के पक्ष में नहीं थे, परंतु उसे विश्वास था कि वो अपनी बात मनवा लेगा। खैर, अभी तो दोनों को अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। पापा हमें 2 बार विदेश तो घुमा लाए थे, परंतु मैं आगरा कभी नहीं गया था। सो अर्पित के आग्रह पर मैं एक बार उसके साथ 2 दिन के लिए आगरा चला गया। अर्पित अपने माता पिता की बड़ी उम्र की संतान था, अतः वह उम्र में काफी बड़े थे। वह मुझसे बड़े स्नेह भाव से मिले और खूब आदर सत्कार किया। मेरे बड़े मामा अमेरिका में बस चुके थे और मेरी इंजीनियरिंग पूरी होते ही उन्होंने आग्रह करके मुझे वही बुला लिया। आगे की पढ़ाई नौकरी में मैं इस कदर व्यस्त हुआ कि पुराने मित्रों से नाता छूट गया। थोड़े से दिन को दिल्ली आता भी तो नज़दीकी रिश्तेदारों से ही मिलना हो पाता। उन दिनों टेलीफोन नेटवर्क का इतना फैलाव अधिक नहीं हुआ था कि जिससे जब चाहे बात कर लो। हर बार यह निश्चय करके आता कि इस बार अर्पित से मिलने आगरा अवश्य जाऊंगा, पर चाहकर भी दिल्ली से आगरा तक का वह सफर तय न हो पाया। अमेरिका में ही भारतीय मूल की लड़की श्रुति से मेरा विवाह हो गया। मामी जी के पुराने परिचित परिवार से थी वह। नजदीक के रिश्तेदार विवाह में शामिल होने अमेरिका आ गए। वर्ष बाद बेटा हुआ तो मम्मी आकर रुकी थी हमारे पास। अब मेरा भारत आना जाना और भी कम हो गया। अगले 10 वर्ष इस तेजी से बीते कि पता ही नहीं चला। इस बीच संचार के क्षेत्र में तीव्र गति से उन्नति हो गई थी। फेसबुक आया तो जैसे पुराने बिछड़े मित्रों से मिलने का जादुई चिराग ही हाथी लगा हो। एक दूसरे का पता चलता, एक से संपर्क होता तो उससे अन्य 4 की जानकारी भी मिल जाती। संपर्क सरल हो जाने से हमने मिलने और छात्र संघ बनाने की योजना बनाई और अन्य छात्रों को ढूंढने में लग गए। मैंने अर्पित को खोजने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु किसी से भी उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया किसी पर भी नहीं था वह। स्थान, मिलने की तिथि आदि का प्रबंध करने का बीड़ा दिल्ली में रहने वाले मित्रों ने अपने जिम्मे लिया था।
अर्पित को ढूंढने का तय कर मैं आयोजन की तिथि से काफी पहले दिल्ली पहुंच गया। अपने कागजों में मैंने अपनी एक पुरानी डायरी ढूंढ निकाली जिसमें अर्पित के आगरा वाले घर का पता लिखा था। मैंने आगरा जाने की ठानी और रविवार का दिन चुना ताकि वह घर पर ही मिले। वह आगरा में नहीं भी रहता होगा तो उसके माता पिता से उसका नया पता मिल जाएगा। ताज एक्सप्रेस पकड़ सुबह 9:30 बजे आगरा पहुंच गया और एक टैक्सी वाले के हाथ में घर का पता पकड़ा। उसे चलने को कहा। उसी शहर का होने के कारण उसने मुझे सीधे घर पर ला खड़ा किया। घर तो मैंने पहचान लिया क्योंकि पहले आ चुका था, पर रास्ते याद नहीं थे। घर के ठीक बाहर एक और खाली टैक्सी पहले से खड़ी थी। कोई आया होगा शायद, मैंने सोचा। खैर, अर्पित से बिना मिले तो लौटने वाला नहीं था। टैक्सी वाले को किराया देकर मैं भीतर गया। भीतर जाने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। मेरे जिगरी दोस्त का घर था वह। घर बहुत पुराना सा लग रहा था। उस पर वर्षों से जैसे रंग रोगन न हो। पर गेट से शुरू होकर घर के किवाड़ तक का पक्का रास्ता गीला था। कुछ समय पहले ही धोया गया था शायद। बाहर की घास और फूलों में ताज़ा पानी डला था और दरवाजे के बाहर पड़े जूते ये सब ऐलान कर रहे थे कि वहां कोई रहता है। द्वार खटखटाने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो देखा कि किवाड़ खुला है। फिर भी एक बार खटखटाकर किवाड़ को हौले से धक्का दिया। दरवाजा खुला तो सामने अर्पित के माता पिता ही बैठे दिखे और एक स्त्री उनके सामने चाय रख रही थी। मैंने उन्हें नमस्कार कर अपना परिचय दिया। बताया कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। उनके चेहरे पर पहचान का भाव उभरा जरूर, किंतु रहे वह खामोश ही। मुझे खड़ा देख बैठने का इशारा भर दिया। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। पिछली बार का उनका उत्साह, बेटे के मित्र के प्रति उनका स्नेह सब गायब था। उम्र का तकाजा था शायद, तबीयत ठीक नहीं रहती थी शायद। अनेक सवाल मस्तिष्क में घूम गए। मैंने इधर उधर देखा। घर सीधा परंतु सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ था। रसोई से बात करने की आवाज आ रही थी। मतलब कामवाली बाई के साथ कोई और भी था वहां। जल्द ही मेरे सामने भी चाय नाश्ता आ गया। थोड़ी देर में जो स्त्री बाहर आई वह थी तो मीरा ही, पर उस मीरा से भिन्न थी जिसे मैं दिल्ली में अनेक बार मिल चुका था। फिर भी ये सोचकर मैं खुश हुआ कि अर्पित की चाहत आखिर उसे मिल ही गई। जानना चाहता था कि कैसे माने उसके माता पिता। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी उसे मीरा को पाने के लिए। ढेर सी बातें करनी थी उससे। बहुत कुछ पूछना और बताना था, पर वो बाहर आए तो सही। मैं अर्पित से मिलने को उतावला होने लगा। मीरा मेरे सामने आ बैठी। कलफ वाली साड़ी, जोड़ा। विवाह के बाद लड़कियों में कितना बदलाव सा आ जाता है ना, मैंने मन ही मन सोचा। वह हालचाल पूछने लगी। उसकी आवाज में वो खनक गायब थी जो मैंने दिल्ली में सुनी थी। अपने बारे में बताकर मैंने कहा, साहबजादे अभी तक सो रहे हैं क्या? उसे कहो मैं दिल्ली से यहाँ आन पहुंचा हूं। और वो आज छुट्टी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं सूरज कब का सिर पर आ चढ़ा है। मीरा बिना उत्तर दिए उठ खड़ी हुई। सब एकदम खामोश रहे। मैंने बारी बारी सबका चेहरा देखा तो अर्पित के पिता ने धीमे से कहा, अर्पित हमें छोड़ गया बेटे। कुछ समय लगा इस बात को भीतर तक पहुंचने में। शब्दों ने नहीं, फैल गए सन्नाटे ने वस्तुस्थिति का आभास कराया। भर्राए गले ने आगाह किया। बोलने के लिए सब अपनी अपनी हिम्मत बना रहे थे शायद। मैं ही बोला, कब की बात है? विवाह की बात है तो बहुत पुरानी नहीं होगी। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। उत्तर मीरा ने दिया, आज 8 साल हुए हैं। आज ही के दिन मैं अभी अनाथालय ही जा रही हूँ खाना लेकर। मीरा ने कुछ पल रुककर आगे कहा, सब कुछ तैयार है, चाहो तो साथ चल सकते हो।
मैंने छोले और खीर का पतीला उठाकर बाहर खड़ी टैक्सी में रखा। बाई पूरी का टोकरा उठा लाई। बाई को माँ बाऊजी के पास रहने को बोलकर मीरा और मैं टैक्सी में बैठ गए और अनाथालय चल पड़े। थोड़ी देर पश्चात मीरा ने बात शुरू की। अर्पित ने जब अपने माता पिता को अपना अंतिम निर्णय सुना दिया कि मीरा के साथ विवाह न होने पर वह विवाह करेगा ही नहीं, तो उन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ी। तिथि तय हो गई, तैयारी शुरू हो गई। तभी अर्पित को लगने लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। चलते समय एक दो बार वह अपना संतुलन नहीं रख पाया और गिर गया। उसका अपने अंगों पर नियंत्रण कम होने लगा था। डॉक्टर को दिखाया, अनेक टेस्ट हुए और उसके मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच एक ट्यूमर पाया गया। ऑपरेशन के बाद 6 माह तो ठीक गुजरे, पर ट्यूमर ने दोबारा सिर उठाया और इस बार अर्पित को लेकर ही गया। कैसे बीते वो 2 वर्ष, अभी भी याद करके रूह कांप जाती है। अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर छूट रहा था वो मुझसे। लाचार देख रहे थे हम। लाचार थी डॉक्टरों की पूरी टीम। आज भी उन दिनों की याद कर मेरे भीतर सिहरन से दौड़ जाती है। कहते हुए उसका गला रूंध आया और वह खामोश हो गई। मतलब तुम दोनों का विवाह हुआ ही नहीं, तो फिर तुम यहाँ कैसे? उसका उत्तर बहुत अनपेक्षित था। ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं अर्पित को कैसे अकेला छोड़ देती? उसके साथ अस्पताल कौन जाता? कौन रहता उसके पास? अम्मा बाऊजी तो वैसे ही वृद्ध हो चले थे। उस पर यह झटका। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत रोका, बांध कर नहीं रखा बस। पर कैसे रोकते बोलो? उन्हें देखने के लिए भैया भाभी हैं। इन्हें किसके सहारे छोड़ देती? अर्पित के चले जाने के बाद कौन था इनका? 2 बार ऑपरेशन हुआ अर्पित का। मैं उसके साथ रही। अस्पताल यहाँ से पास पड़ता था, तो मैं अपना ज़रूरी सामान यही ले आई। यहाँ का भी रोज़ चक्कर लगना होता था। इनकी देखभाल करनी भी ज़रूरी थी। महीनों तक रहा वो अस्पताल में। जब भी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होती तो बातें करता। उसे अपना अंत स्पष्ट नज़र ही आ रहा था। अपने माता पिता को लेकर बहुत चिंतित था वो। मुझसे भी उसने वायदा लिया था कि मैं कहीं अन्यत्र विवाह अवश्य कर लूँ। उससे तो मैं कुछ न कहती। वो मानता क्या, और अधिक जिद करने लगता। अस्पताल में ठहरने के लिए भी मना करता रहता था। पंडित ने मंत्र नहीं पढ़े थे तो क्या? सुख दुख में साथ देने की मंशा तो थी ना हमारी। मुश्किल की उस घड़ी में उसे अकेला छोड़ मैं स्वयं को कभी माफ कर पाती क्या? अम्मा बाऊजी ने अपनी सारी जमा पूंजी अर्पित की बीमारी पर लगा दी। पेंशन थी ही नहीं। मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है, अतः पैसों की समस्या भी हल हो गई है। दिन के समय ये स्त्री उनके पास रहती है। थोड़ी देर रुककर उसने फिर बोलना शुरू किया। अर्पित को बच्चे बहुत प्यारे थे। भाई बहन न होने के कारण उसे ये कमी बहुत खलती थी। मुझे तो घर भर बच्चे चाहिए, कहकर वह मुझे अक्सर छेड़ता। उसके बाद हमारे जितने बच्चे हो सो हो, उसके बाद हम हर वर्ष अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लेंगे, वो कहता। मैं उसकी पुण्यतिथि पर उसकी पसंद का भोजन बनाकर बच्चों को अपने हाथों से परोसकर खिलाती हूँ। पसंद का खाना खाकर उनकी आंखों में जो चमक देखती हूँ, तो विश्वास करो उनमें अनेक बार अर्पित की आंखें देखी हैं मैंने। लौट कर आए तो भोजन मेज पर तैयार रखा था। अम्मा बाऊजी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने हाथ मुंह धोना चाहा तो मीरा ने कहा, यहाँ अर्पित के कमरे में धो लो। भीतर घुसा तो एक तरफ की दीवार पर इन दोनों का वही चित्र लगा था जो पुराने किले की दीवार के सामने मैंने अपने नए कैमरे से लिया था। मेज, कुर्सी सब उसी तरह लगी थी जैसे मैंने बहुत वर्ष पूर्व देखी थी। मानो अर्पित थोड़ी देर के लिए ही कहीं गया हो और शीघ्र ही लौट आएगा। कमरे के दूसरी तरफ
मीरा का सामान था। पलंग, कपड़े और एक मेज पर वकालत की किताबों का ढेर। क्या उसने तमाम उम्र अर्पित की यादों के संग जीना तय किया है? ताजमहल एक्सप्रेस से ही लौटने की टिकट बुक थी। बैठे बैठे मेरे मस्तिष्क में दिन भर की घटनाएं घूम गई। एक बार नहीं, बार बार। पहले मुझे लगता था कि अर्पित का ये निश्चय कि मीरा नहीं तो कोई नहीं, उसके प्यार की पराकाष्ठा थी। पर फिर मीरा के इस निर्णय को क्या नाम दूं?